हम लोग का जो सीरीज चल रहा है वो क्या चल रहा है, सी शार्प का 2-3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टोकन्स। क्या है? जनरली आप कहीं पे भी प्रोग्रामिंग पढ़ने जाते हैं तो लोग ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाता है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लेकिन बहुत सारा ऐसा बेसिक्स होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का जिसको लोग टच करना नहीं चाहता है। लेकिन हम उस बेसिक्स को भी टच करेंगे सीरीज में। बहुत लोग ऐसा होगा जिसको प्रोग्रामिंग कहीं से ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ लिया है, लेकिन उससे पूछो कि टोकन क्या होता है तो वो कुछ एडवांस चीज आपको बताने लगेगा, कुछ बहुत बड़ा एडवांस, अरे हाँ टोकन होता है कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट में फलाना ढेकाना ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा होता नहीं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो सी है, C++ है, जावा है, सी शार्प है, सबके अंदर एक टोकन का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? टोकन। टोकन को अगर समझना है तो उसको हम रिलेट करेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल से। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बचपन में आप लोग ग्रामर में पढ़े होंगे, जहां पर आपको बताया जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन आता है, नाउन, प्रोनाउन आता है ना, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो बचपन में हमको पढ़ा दिया गया और हम लोग रट लिए। समझाता भी वहां पर उस समय भी कोई नहीं था। बोलता था हाँ ये तुम एक काम करो, तुम्हारा जितना भी तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको याद कर लो, उसका डेफिनेशन याद कर लो, नाउन का डेफिनेशन याद कर लो, प्रोनाउन का डेफिनेशन याद कर लो। लेकिन वो याद करने का चीज नहीं है, वो सब समझने का चीज है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है कि हर स्पीच, कोई भी चीज आप बोलते हैं तो उसके लिए एक सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस। और हर सेंटेंस को बनाने के लिए सर्टेन वर्ड, सिंबल्स, ये सब चीज का यूज होता है। जैसे सेंटेंस लिखे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिए, कहीं क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो वर्ड्स भी हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकता है। तो एक किसी भी सेंटेंस को बनाने में जो भी वर्ड्स यूज हो रहा है, ध्यान देना, जो भी वर्ड्स यूज हो रहा है वो वर्ड, वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी 8 शायद पार्ट्स ऑफ स्पीच, अभी 9 आर्टिकल को भी डाल दिया गया उसके अंदर। अभी नया ग्रामर में हम देखते हैं आर्टिकल को भी डाल दिया गया, पहले आर्टिकल अलग पढ़ाया जाता। तो जो भी वर्ड होगा, जैसे दिस इज अ बॉय, तो दिस है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी न किसी में से आता होगा। इज भी जो है वो 8-9 में से किसी न किसी में आता होगा। ठीक है। और भी क्या हो रहा है, किसी न किसी 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है उसमें से किसी न किसी में आता होगा। बॉय भी क्या है, उसी में से आता है। मतलब कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो भी वर्ड यूज करेंगे वो जो 8 या 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसी में से कोई ना कोई कैटेगरी में से होगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज जो लिख सकते हैं, मान लो सी शार्प पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, सी पढ़ रहे हो, C++ पढ़ रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, कुछ ना कुछ वर्ड्स यूज करोगे, कुछ ना कुछ सिंबल्स यूज करोगे। तो वो भी जो होगा उसका भी अपना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। हर जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो यहाँ पे होता है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? टोकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोकन्स। क्या आप प्रोग्राम में कुछ भी लिखेंगे, जो भी चीज लिखेंगे वो टोकन्स में से ही आना चाहिए। टोकन के बाहर आप कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। तो टोकन क्या होता है उसको समझते हैं। टोकन्स क्या है? टोकन्स, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज अ टोकन। एक प्रोग्राम को अगर तोड़ा जाए तो सबसे छोटा छोटा पार्ट में जो भी चीज टूट के निकलेगा वही क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है। जैसे अगर हम लोग सी शार्प का एक प्रोग्राम देखते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम उठाते हैं, ये हम लोग खुद से प्रोग्राम बनाए थे, अगर याद होगा आप लोगों को, तो ये वाला पिछले क्लास में, पिछले सेशन में। इसमें इंडिविजुअल क्या क्या अलग कर सकते हैं? यूजिंग को अलग कर सकते हैं, सिस्टम को अलग कर सकते हैं, ये सेमीकोलन को अलग लिखा जा सकता है, पब्लिक अलग है, क्लास अलग है, डेमो1 अलग है, करली ब्रैकेट अलग है, पब्लिक अलग है, स्टैटिक अलग है, वॉइड अलग है, मेन अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, फिर ये डॉट अलग हो सकता है। तो जो भी चीज इंडिविजुअल, एक प्रोग्राम के अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट है जो अलग अलग था, बाद में उसको क्या किया गया? प्रोग्राम बनाने के लिए जोड़ा गया। तो ये जितना चीज है ये सबका सब क्या है? टोकन है। ये डबल कोट्स भी टोकन है, फिर ये तुम्हारा टोकन हो गया सारा अलग अलग, फिर भी तुम्हारा टोकन हो गया, ये भी 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 टोकन हो गया। तो एक प्रोग्राम के अंदर जितना भी ऐसा आइटम है जो अलग अलग था, बाद में उसको जोड़ के क्या बनाया गया? प्रोग्राम बनाया गया। उसी को क्या बोलते हैं? टोकन्स बोलते हैं। तो वही चीज होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज टोकन। एक प्रोग्राम के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो अलग से था, बाद में उसमें क्या किया गया? अटैच किया गया है, उसी को क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं।
A C sharp program is created by composing the different tokens. C sharp का कोई भी प्रोग्राम बनाओ, एकदम बेसिक से लेके कितना भी एडवांस प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें जो भी चीज ऐड होगा, कंपोज होगा, वो क्या होगा? टोकन। मतलब टोकन्स को ही जोड़ के आप क्या बना सकते हैं? प्रोग्राम बना सकते हैं। इन C sharp टोकन्स कैन बी अ फॉलोइंग टाइप्स। टोकन्स को इतने कैटेगरी में बांटा गया है। कीवर्ड्स हो सकता है, आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब है ना, उसके जगह पे यहाँ पे क्या है? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर, सेपरेटर एंड कमेंट। तो आप कोई भी चीज प्रोग्राम में लिख रहे हैं तो ये या तो वो कीवर्ड हो सकता है, कुछ भी लिखा हुआ है तो, या तो वो आइडेंटिफायर हो सकता है, या तो लिटरल हो सकता है, या तो ऑपरेटर हो सकता है, या तो सेपरेटर हो सकता है, या तो कमेंट हो सकता है। तो अब एक एक करके समझेंगे कि कीवर्ड किसको बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स किसको बोलते हैं, लिटरल्स किसको बोलते हैं, ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं, सेपरेटर और कमेंट। कमेंट तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? कीवर्ड्स। कोई भी लैंग्वेज, अगर नेचुरल लैंग्वेज भी देखोगे, जैसे इंग्लिश का एग्जांपल ले लो, तो हर लैंग्वेज सर्टेन वर्ड प्रोवाइड करता है। हर लैंग्वेज का अपना डिक्शनरी होता है ना, उसके अंदर उसका वर्ड्स होता है, जिसको वोकैबुलरी बोलते हैं। और वर्ड्स का मतलब क्या है कि हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। तो सेंटेंस में वो वर्ड जहां भी यूज किया जाएगा उसका वो मीनिंग निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? सेंटेंस में क्या होगा? उसका वो मीनिंग निकलेगा। जैसे एग्जांपल समझ लो कि जैसे मान लो कि यहीं पे लिखा हुआ कीवर्ड्स आर द वर्ड, तो ये इंग्लिश का वर्ड है, आर भी इंग्लिश का वर्ड है, द भी इंग्लिश का वर्ड है, वर्ड भी इंग्लिश का वर्ड है, विथ स्पेशल मीनिंग। तो सबका अपना कुछ ना कुछ मीनिंग है ना। जब उसको लिखा जाता है तो सेंटेंस के अंदर उसका मतलब निकलता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो वहां पे राम तो नाम है, इज का मतलब क्या है, गुड का मतलब क्या हो गया? अच्छा, और बॉय का मतलब क्या हो गया? लड़का। तो सेंटेंस के अंदर उसका हर वर्ड का अपना एक मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको क्या करता है? बहुत सारा बना बनाया वर्ड्स देता है। बहुत सारा बना बनाया वर्ड्स, जो हो सकता है कुछ तो इंग्लिश जैसा ही हो, और कुछ ऐसा वर्ड हो जिसका इंग्लिश में मीनिंग कुछ और है, लेकिन यहां पे कुछ उसका मीनिंग कुछ और है। रहेगा तो इंग्लिश का ही वर्ड, लेकिन मीनिंग यहां पे अलग रहेगा। तो कीवर्ड्स आर द वर्ड विथ स्पेशल मीनिंग एसोसिएटेड विद देम। कीवर्ड क्या होता है? कुछ स्पेशल वर्ड होता है, नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड नहीं, स्पेशल वर्ड है जिसका कुछ मीनिंग उसके साथ एसोसिएटेड रहता है। दीज आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पस। और वो जो जितना भी वर्ड है वो रिजर्व किया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसका कुछ अपना स्पेशल पर्पस है। जैसे अगर देखोगे यहां पे लिखा हुआ यूजिंग, तो ये यूजिंग क्या है? यहां पे कीवर्ड है जिसका अपना एक काम है। ये जहां पे भी लिखेंगे वहां पे वो काम हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ क्लास, क्लास क्या है? कीवर्ड है। पब्लिक क्या है? कीवर्ड है। अभी बताएंगे इसमें कुछ कॉमन कीवर्ड्स। तो ये जितना भी कीवर्ड्स है इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, कुछ ना कुछ काम है, और जहां पे वो काम कराना होगा वहां पे वो वर्ड लिखना होगा आपको। ये एक स्पेशल क्या होता है? स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम्स। अब ये लाइन का मतलब हम तब समझाएंगे जब इसके बाद वाला आइडेंटिफायर पढ़ाएंगे तब। लेकिन सिंपल सी बात है कि कीवर्ड है, कीवर्ड का कुछ मीनिंग होता है, ठीक है, जो किसको पता होता है? कंपाइलर को पता होता है। आप वो कीवर्ड कहीं पे लिखते हैं तो जब कंपाइलर ट्रांसलेट करता है तो समझ जाता है कि यहाँ पे क्या काम करना है, और उसके हिसाब से वो क्या करता है? मशीन कोड जनरेट कर देता है। ये वर्ड जहां पे लिखा हुआ जब ये रन करेगा तो यहाँ पे ये काम करना है, ठीक है। कुछ कॉमन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ कॉमन कीवर्ड जो हम लोग को आगे जाके जरूरत पड़ेगा वो यहां दिया हुआ है। जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, आईएनटी, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, बुल, कैर, डेसिमल, वेर, इफ, एल्स, स्विच केस, फॉर ईच, व्हाइल, डू, ब्रेक, कंटिन्यू, वाइड, रिटर्न, स्टैटिक, न्यू, ओवरराइड, एसिंक, अवेट। एक्चुअली यहां पे गड़बड़ हो गया, क्लास होगा, क्लास हो गया है क्लास का लास हो गया। ऑब्जेक्ट, दिस, बेस, इंटरफेस, स्ट्रक्ट, नेम स्पेस, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, ट्रू, फॉल्स, नल, रेफ, आउट, परम, इन, यूजिंग, इज, एज, टाइप ऑफ, साइज ऑफ, डिफॉल्ट। ये कुछ कीवर्ड्स है जो हम लोग जरूरत के हिसाब से जैसे से जरूरत आएगा सबका मीनिंग हम लोग को सीखना है कि किस कीवर्ड का क्या मतलब है। इंग्लिश में हम लोग वर्ड मीनिंग याद करते थे ना, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब है। अगर हमको ये बोलना है तो वहाँ पर हम इंग्लिश में ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको हिंदी में ये बोलने का मन है तो यहाँ पर हमको ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बोलना तो है नहीं, हमको कंप्यूटर से ये काम करवाना है तो हमको ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, हमको कंप्यूटर से ये काम करवाना है तो ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ड्स का आगे जरूरत पड़ेगा। तो कीवर्ड क्या है? पहले से बना बनाया वर्ड, एकदम सिंपल भाषा में बोले, जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करता है उसी को क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। हर कीवर्ड का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। प्रोग्राम में जो जहां पे वो लिखा जाएगा, ठीक है, वहां पे उसका जो मीनिंग है उसके हिसाब से काम हो जाएगा।
और ये कौन देता है आपको? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देता है। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे टोकन का, ये सारे लैंग्वेज में लागू होता है, सी, सी प्लस प्लस, जावा। हाँ, अब ये अलग होगा कि तुम्हारा यहाँ पे कुछ अलग कीवर्ड है, सी के अंदर तुमको अलग कीवर्ड्स मिल सकता है, जावा के अंदर कुछ अलग कीवर्ड्स मिल सकता है, कुछ ऐसा कीवर्ड भी होगा जो सब में कॉमन भी होगा। इसीलिए बोला जाता है कि एक लैंग्वेज पे आप कमांड कर लीजिए तो बाकी लैंग्वेज सीखना बहुत आसान होता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली सारा लैंग्वेज का क्या है? बेस एक ही है। तो पहला चीज समझे कि आपको क्या मिलता है? कीवर्ड। तो अगर ये प्रोग्राम के अंदर देखोगे तो हमारा कीवर्ड कौन कौन सा है? यूजिंग, पब्लिक, क्लास, फिर यहां पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, ये हमारा क्या है? सारा कीवर्ड्स है। क्या है? कीवर्ड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टोकन हो सकता है वो होता है आइडेंटिफायर। क्या होता है? आइडेंटिफायर वर्ड बना है आइडेंटिफाई से बना है, मतलब किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए जो भी चीज होता है उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर, जिससे किसी को पहचाना जा सकता है। जैसे तुम्हारा आइडेंटिफायर क्या है? तुम्हारा नाम, लोग बोलते हैं ना लक्ष्मी, इरफान, अंकित बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो गया कि यही तुम्हारा आइडेंटिफायर है जिससे तुमको पहचाने कि क्लास में कौन स्टूडेंट है। अमित आया है कि नहीं आया है। कभी कंफ्यूजन हो गया था कि कोई दूसरा अमित हमको मैसेज भेजा था कि क्लास नहीं आएंगे, और आते के साथ हम इसको चार्ज कर दिए। तुम तो बोला था नहीं आएंगे, बोला सर हम तो नहीं मैसेज किए, तब याद देख रहे करे तो पिछला बैच का अमित मैसेज किया। तो खैर नाम से ही तुमको पहचाना जा रहा है। तो उसी तरह से जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं, तो आपको बहुत सारा चीज डिफाइन करना पड़ता है, बहुत सारा चीज बनाना पड़ता है। जैसे आपको क्लास बनाना पड़ता है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, आपको वेरिएबल बनाना पड़ता है, आपको एरे बनाना पड़ता है, आपको नेम स्पेस बनाना पड़ता है, आपको इंटरफेस बनाना पड़ता है, आपको मेथड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप जो अलग अलग चीज खुद से बनाते हैं, तो जब बनाते क्यों हैं? कोई भी चीज हम बनाएंगे इसलिए ताकि बाद में उसका यूज कर पाए, तो बना के फिर यूज करना है। तो आप अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि वेरिएबल बना रहे हैं, वेरिएबल क्या है आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ अभी समझाने के लिए बता रहे हैं। तो आप अपने प्रोग्राम में बहुत सारा वेरिएबल बना सकते हैं। तो अब जब यूज करना होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि अब 4 ठो बनाए तो चारों में से हम किसको यूज करने जा रहे हैं? तो इसलिए क्या होता है, कोई भी चीज जो आप डिफाइन करते हैं, चाहे क्लास डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, मेथड डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, एरे डिफाइन कर रहे हैं, इंटरफेस डिफाइन कर रहे हैं, नेम स्पेस डिफाइन कर रहे हैं, तो कोई भी चीज जब बनाते हैं तो बनाते समय उसका एक नाम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? नाम। तो कोई भी चीज बनाते समय जो उसका नाम दिया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? आइडेंटिफायर बोला जाता है। मतलब नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ एरे, नेम ऑफ इंटरफेस, नेम ऑफ नेम स्पेस। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज जो बनाते समय उसका नामकरण किया जाता है, नाम दिया जाता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस नाम को क्या बोला जाता है? आइडेंटिफायर बोला जाता है। ठीक है, आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन बाय द प्रोग्रामर। वो देता कौन है? प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामिंग कर रहा है। तो वेरियस प्रोग्राम यूनिट्स ऑफ सी शार्प, प्रोग्राम में जो अलग अलग यूनिट जो आप बना रहे हैं उसका जो नाम दे रहे हैं वही क्या होता है? आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर आर द नेम ऑफ वेरिएबल्स, मेथड, क्लास, पैकेज। पैकेज नहीं होगा एक्चुअली, ये जावा में पैकेज बोलते हैं, यहां पे उसको बोलते हैं नेम स्पेस। सी शार्प में क्या बोलते हैं? नेम स्पेसेस, ऑब्जेक्ट्स, एरे एंड इंटरफेसेस। ये और भी हो सकता है, ये तो कुछ का नाम दिए हम लोग। तो आप नाम आपको देना है, तो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपको सोचना है। उसमें सिर्फ कुछ रूल्स है, उस रूल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नाम कुछ भी देने में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ रूल है जिसको ध्यान देना पड़ता है। रूल, पहला रूल क्या है? आइडेंटिफायर कैन हैव अल्फाबेट, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर कैरेक्टर एंड कैन बी ऑफ एनी लेंथ। अब इस लाइन का मतलब समझिए। कोई भी जो नाम दे रहे हैं, जैसे मान लो एक हम लोग अभी यहाँ नोटपैड खोल रहे हैं, एक क्लास बना रहे हो तुम, तो पिछला क्लास का नाम देखोगे हम लोग यहाँ क्या दिए हुए? डेमो 1। क्या दिए हुए? ये नाम है, किसका नाम है? नेम ऑफ द क्लास है। तो नेम ऑफ द क्लास है तो उसमें क्या क्या हो सकता है? तो बोला कि उसमें अल्फाबेट्स हो सकता है, जैसे DEMO, ये तो अल्फाबेट है, क्या वो स्मॉल कैपिटल लेटर में या कैपिटल लेटर में, जैसे डी कैपिटल है। तो नाम में अल्फाबेट्स हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, ये देखो क्या है? डिजिट है। तो ना इसमें क्या हो सकता है? A से लेकर Z स्मॉल में, कैपिटल A से लेकर Z कैपिटल में, 0 से लेकर 9 डिजिट में। लेकिन अगर आपको सिंबल यूज करना है, सिंबल, तो सिंबल सिर्फ 2 ही अलाउड है, अंडरस्कोर और डॉलर। सिंबल में सिर्फ 2 ही अलाउड है, और प्लस, माइनस, डैश, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब नाम में उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला रूल तो ये हो गया। प्लस
आप वेरिएबल का नाम भी और क्लास का नाम कितना भी लंबा दे सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है ना। हम लोग का नाम यहाँ अमित, अंकित, चल जाओ साउथ में फिल्म में देखते हैं ना, अन्ना स्वामी, रंगा स्वामी, कितना लंबा नाम बता देता है। गांव का नाम, हंसने की बात नहीं, वहाँ नियम है, अपना नाम, अपना पिताजी का नाम, अपना गांव का नाम, ठीक है, बहुत सारा कुछ। हाँ, तो यहाँ पे अब मूवी में देखें, रियल लाइफ पे तो हम लोग नहीं देखें, चलो। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि नाम में क्या हो सकता है, लेटर्स हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, सिंबल्स में सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर। पहला रूल ये है, कितना भी बड़ा नाम दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा नाम देना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर यूज करते समय तो उतना लंबा लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, दे मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड और बुलियन लिटरल और नल लिटरल। बोला भैया कि ये जो नाम देंगे, नाम देते समय एक चीज बहुत ध्यान रखना है, वो कीवर्ड नहीं हो सकता। कीवर्ड मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज का नाम हम पब्लिक नहीं रख सकते हैं, किसी भी चीज का नाम हम प्राइवेट नहीं रख सकते, किसी भी चीज का नाम वैर नहीं रख सकते हैं, किसी भी चीज का नाम हम लोग एल्स नहीं रख सकते, किसी भी चीज का नाम हम लोग स्टैटिक नहीं रख सकते हैं। तो जो कीवर्ड्स है उसको एज अ नेम यूज नहीं कर सकते। पूछो रीजन। रीजन ये कि उसका तो अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। अब सोचो कि किसी का नाम ही हम लोग बॉय रख दे, किसी का नाम, कोई बच्चा पैदा हुआ उसका नाम बॉय रख दिए, और वहां पे सेंटेंस लिखा हुआ है कहीं पे कि बॉय इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय की जगह क्या लिखना होगा, बॉय इज अ गुड बॉय। अब सोचो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, लड़का एक अच्छा लड़का है, पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया ना। हम तो बता रहे थे वहां तो होना चाहिए कि बॉय एक अच्छा लड़का है, लेकिन जिसको पता नहीं कि बॉय वहां किसी का नाम है, तो उसका मीनिंग क्या निकाल लेगा, लड़का एक अच्छा लड़का है, बोले ये क्या पागल जैसा लिख दिया है। तो इसीलिए क्योंकि यहां पे इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, तो अगर इसको एज अ नेम यूज करेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि यहां पे इसका मीनिंग लिखना है कि इसको एज अ नाम कंसिडर करना है। इसलिए क्या होगा कि वो ट्रांसलेट करते समय आपको एरर दे देगा। क्या दे देगा, एरर दे देगा। इसलिए कोई भी जो कीवर्ड है उसको एज अ नेम यूज नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 2 समझ में आ गया। रूल नंबर 1, लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, और तीसरा क्या है, सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर अलाउड है। दूसरा क्या है कि कीवर्ड को एज अ नेम यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा, दे मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। अब इसमें एक और चीज है, डिजिट हो सकता है, लेकिन डिजिट बीच में हो सकता है, डिजिट बाद में हो सकता है। जैसे अगर मान लो हम लोग डेमो 1 लिखे थे, तो वहां पर हम लोग डेमो 1 लिख सकते हैं, बाद में है डेमो DE1 एमओ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजिट बीच में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, लेकिन 1 डेमो लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टार्टिंग में डिजिट नहीं हो सकता, डिजिट फॉलोड बाई हो सकता है, इन बिटवीन हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में डिजिट नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद, दे मस्ट नॉट कंटेन एनी एम्बेडेड स्पेस। बीच में जैसे कोई बड़ा नाम है तो बीच में स्पेस नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि किसी को लिखना रोल नंबर, रोल नंबर चलेगा, रोल अंडरस्कोर नंबर चलेगा, रोल 1 नंबर चलेगा, रोल डॉलर नंबर चलेगा। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया रोल स्पेस नंबर, ये क्या हो जाएगा, कोई भी जो क्लास का नाम दे रहे, वेरिएबल का नाम दे रहे, उसके बीच में, नाम के बीच में स्पेस नहीं हो सकता। समझ में आया? ये हमारा क्या हो गया, तीसरा। और एक चीज और है, स्टार्टिंग विथ लेटर होना चाहिए। एक लाइन हम और ऐड कर देते हैं अपने तरफ से, इसी में कर देते हैं, दे मस्ट स्टार्ट विथ लेटर अंडरस्कोर और डॉलर। वो जब भी स्टार्ट होगा तो पहला लेटर क्या होना चाहिए, पहला जो उसका लेटर होना, पहला जो उसका कैरेक्टर होना चाहिए, पहला कैरेक्टर होना चाहिए या तो लेटर अंडरस्कोर या डॉलर। उसका पहला लेटर डिजिट, पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी शार्प इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, ये स्मॉल लेटर को अलग मानता है और कैपिटल लेटर को अलग मानता है। तो अगर मान लो कि कोई भी वेरिएबल बनाए या कुछ भी बना, मान लो कि कोई भी चीज बना रहे हैं और उसका बनाते समय नाम दिए रोल, इसमें सारा स्मॉल में है, और यूज करते समय तुम दे रहे हो रोल, तो यहां आर क्या हो गया, ये दोनों को अलग अलग मानेगा। अगर ऐसा देखो तो बोलेगा क्या कि ये रोल नाम का कुछ बना हुआ है, ये नहीं है।
कुछ भी बना हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव, जैसा बनाएंगे वैसा ही यूज करेंगे। तो ये रोल से ये रोल अलग है, उससे ये रोल अलग हो जाएगा, उससे ये रोल अलग हो जाएगा। सब क्या है, लिखने के लिए तो रोल ही है, लेकिन सबका केस क्या है, अलग अलग है, इसलिए सब क्या होगा, अलग अलग कंसीडर होगा। जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया, सी शार्प हो गया, ये सारा का सारा लैंग्वेज क्या है, पाइथन हो गया। सब लैंग्वेज लगभग क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है क्या होता है, सारा का सारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। मतलब ये स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग मानता है, ठीक है। जबकि एचटीएमएल में जाते तो तुम एचटीएमएल कैपिटल से स्टार्ट करो, बंद करो स्मॉल से, नहीं तुमको पूछेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये क्या है, केस सेंसिटिव है, जैसा बनाएंगे वैसा ही यूज करना पड़ेगा। तो नाम देते समय तो आइडेंटिफायर क्या होता है, दूसरा लिटरल क्या हो सकता है, आइडेंटिफायर जो किसी चीज का नाम है। और नाम देते समय क्या ध्यान रखना है कि उसमें अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर, डॉलर को छोड़ के और कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, वो कीवर्ड नहीं हो सकता है। पूरी लिटरल में तो ट्रू फॉल्स या नल नहीं हो सकता है। तीसरा कि वो हमेशा लेटर से या अंडरस्कोर से या डॉलर से स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। डिजिट हो सकता है लेकिन बीच में, लास्ट में हो सकता है। बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और ये केस सेंसिटिव होता है। तो अभी जो प्रोग्राम बनाए हुए हैं इसमें देखते हैं, डेमो 1 ये क्या है, आइडेंटिफायर है, नेम ऑफ द क्लास है। सिस्टम ये भी आइडेंटिफायर है, नेम ऑफ द नेम स्पेस है। मेन ये भी आइडेंटिफायर है, नेम ऑफ द मेथड है। कंसोल नेम ऑफ द क्लास है। राइट लाइन नेम ऑफ द मेथड है। ये सब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये सब जितना चीज है ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग 2 चीज पढ़े और आधा प्रोग्राम उसी में समेट आ गया। ठीक है, लेकिन अभी और भी चीज है, हम लोग देखते हैं। आइडेंटिफायर के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो आगे डेटा टाइप समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है लिटरल्स। आपके प्रोग्राम के अंदर लिटरल्स हो सकता है। लिटरल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा डेटा जो आपके प्रोग्राम के अंदर या तो यूजर द्वारा डाला गया है या डायरेक्टली लिखा गया है। जैसे अगर यहां देखोगे तो हम लोग यहां पे प्रिंट क्या कर रहे हैं, हाय आई एम विकास कुमार सिंह, एक डेटा है जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं। आई एम टीचिंग सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये डेटा है जो हम प्रिंट कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोग्राम में जो भी डायरेक्टली डेटा लिखा जाता है या यूजर से डेटा लिया जाता है, या डेटा को ही यहां पे क्या बोला जाता है, लिटरल्स बोला जाता है। डेटा को क्या बोला जाता है, लिटरल्स। तो कोई भी प्रोग्राम में अगर देखोगे आगे जाके हम लोग ऐसा बनाएंगे, अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि int num इक्वल्स टू 100, तो यहां पे int कीवर्ड हो गया, num नेम ऑफ द वेरिएबल हो गया, आइडेंटिफायर, लेकिन 100 क्या हो गया, डेटा हो गया। ये डेटा यहां पे क्या हो गया, लिटरल्स हो गया। क्या हो गया, तो कोई भी प्रोग्राम में डायरेक्टली डेटा जो डाला जाता है या यूजर से डेटा लिया जाता है, डेटा को क्या बोला जाता है, लिटरल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिटरल्स। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे, बोल तो रहे कि बहुत सारा लोग जो प्रोग्रामिंग पढ़ा हुआ है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको पूछ दो लिटरल, वो टर्म नहीं सुना होगा, क्योंकि वो ऊपर ऊपर पढ़ाई करके निकल गया। और ये एकदम कोर कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये हर जगह सबसे मेन बात क्या है कि जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा रहे हैं ये सारे लैंग्वेज में लागू होता है। हर जगह ये 5-6 तुम्हारा क्या होता है, टोकन्स होता है। अब लिटरल्स जो है इसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। लिटरल्स को भी क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अलग अलग तरह का डेटा होता है। इसमें पहला डेटा जो है वो होता है इंटीजर लिटरल। क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर लिटरल किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना। इंटीजर लिटरल पहले वो हो सकता है जो नंबर है, मतलब इंटीजर लिटरल वही हो सकता है जो पहले क्या है, नंबर है। तो कोई भी जो नंबर है वो इंटीजर लिटरल हो सकता है, वो इंटीजर लिटरल हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ और कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि वो इंटीजर लिटरल तभी हो सकता है, तो पहले तो वो नंबर होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें दशमलव या पॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव यहां लिख ही देते हैं, इसको कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए लिख देते हैं। एनी पॉजिटिव को अनसाइंड बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अनसाइंड, और नेगेटिव तो साइंड बोलते हैं। एनी पॉजिटिव और नेगेटिव या साइंड और अनसाइंड नंबर विदाउट हैविंग एनी डेसिमल पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो होल नंबर, पूर्ण संख्या। अगर आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी आप पूर्ण संख्या लिख रहे हैं, जैसे अभी हम लोग 100 लिखे थे, इसमें कोई पॉइंट है नहीं है,
तो अगर वो नंबर है, अगर वो नंबर है और उसमें किसी भी तरह का डेसिमल पॉइंट नहीं है या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है? इंटीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटीजर। ठीक है, या इंटीजर नंबर या इंटीजर लिटरल्स उसको बोला जाता है। तो नंबर है और उसमें पॉइंट नहीं है तो क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीजर। लेकिन अगर आपके पास नंबर है और उसमें क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है या डेसिमल पॉइंट है, फ्रैक्शनल पार्ट या एनी पॉजिटिव और नेगेटिव साइंड और अनसाइंड नंबर या अनसाइंड या साइंड नंबर विथ डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शनल पार्ट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर किसको बोलते हैं? तो नंबर है, नॉर्मल नंबर है तो वो इंटीजर हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, या वो क्या हो सकता है? फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है। अगर होल नंबर है तो क्या होगा? इंटीजर। और अगर उसमें दशमलव या पॉइंट आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग पॉइंट। जैसे अगर ध्यान से समझोगे तो कहीं पे 0 लिखा हुआ है, ये क्या है? इंटीजर है। कहीं पे -7 लिखा हुआ है, ये क्या है? इंटीजर है। कहीं पे 89 लिखा हुआ है, ये क्या है? इंटीजर है। कहीं पे 12,321 लिखा हुआ है, वो क्या है? इंटीजर है। कहीं पे -67,198 लिखा हुआ है, वो क्या है? इंटीजर है। कहीं पे 55 लिखा हुआ है, इंटीजर है। कहीं पे -67 लिखा हुआ, मतलब पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, अगर उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, पूर्ण संख्या है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इंटीजर बोला जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर 0 के जगह पे 0.0 है तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट या रियल लिटरल बोलेंगे। क्लियर? अगर कहीं पे तुम्हारा 0.087 है, ये भी क्या हो जाएगा? 1.5 है, क्या हो जाएगा? इंटीजर। -2.87 है, सॉरी इंटीजर बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, 1,728.8452 ये क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट है। क्या है? तो सिंपल सा एकदम, कोई भी बच्चा को बता देंगे क्लास 2-3 को, उसको भी समझ में आ जाएगा कि नंबर है, पॉइंट नहीं है, इंटीजर। नंबर है, पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंट या उसको रियल लिटरल बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, और हां, कभी भी ये दोनों तरह का जब नंबर लिखा जाता है तो इसको किसी भी तरह का कोट्स में नहीं लिखना, ना सिंगल कोट्स में ना डबल कोट्स में, डायरेक्टली लिखा जाता है। तीसरा है कैरेक्टर लिटरल। चलिए इसको भी देख लेते हैं। एनी सिंगल, ध्यान से देख रहा, एनी सिंगल लेटर, चाहे वो लोअर लेटर है चाहे अपर लेटर है, डिजिट और सिंबल या पंक्चुएशन इनक्लोज्ड विदिन सिंगल कोट्स। कैरेक्टर लिटरल किसको बोलते हैं? कोई भी एक लेटर, चाहे वो अपर लेटर है चाहे वो लोअर लेटर है, मतलब अपर केस में या लोअर केस में, मतलब कैपिटल लेटर्स है या स्मॉल लेटर्स है, लेकिन एक लेटर होना चाहिए, ABCD कोई भी, या कोई भी एक डिजिट, चाहे वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या हो सकता है? 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी डिजिट होता है, सिंगल डिजिट। या कोई भी सिंबल, प्लस है, माइनस है, @ है, हैश है, ठीक है, एस्ट्रिक है, क्वेश्चन मार्क है, कोई भी एक सिंबल, सिंगल सिंबल, सिंगल लेटर है, सिंगल डिजिट, लेकिन इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स, अगर वो सिंगल कोट्स में कहीं पे स्टोर है तो वो क्या कहलाता है? कैरेक्टर लिटरल कहलाता है। जैसे स्मॉल a लिखा हुआ, ये क्या है? कैरेक्टर लिटरल है। स्मॉल t लिखा हुआ, क्या है? कैरेक्टर लिटरल है। ठीक है, स्मॉल m लिखा हुआ, क्या है? कैरेक्टर लिटरल है। कैपिटल Y लिखा हुआ, क्या है? कैरेक्टर लिटरल है। कैपिटल B लिखा हुआ, क्या है? सिंगल कोट्स में और अकेले है, एक से ज्यादा नहीं है। एक से ज्यादा होगा तो स्ट्रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। जैसी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो जाता है वो क्या बन जाता है? स्ट्रिंग हो जाता है। या अगर मान लो 8 लिखा हुआ, तभी ये इंटीजर है, अभी ये क्या है? लेकिन जैसे इसको सिंगल कोट्स में डाल देंगे ये क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर दोनों में अंतर क्या है? अंतर है। अंतर पहला है
पहला अंतर होता है इसका स्टोरेज। अगर वो कैरेक्टर है तो ये 2 बाइट लेगा मेमोरी में, और वही 8 अगर इंटीजर है तो 4 बाइट लेगा। पहला अंतर ये है, स्टोरेज में डिफरेंस हो जाता है। दूसरा क्या है कि अगर वो इंटीजर है तो उसके साथ कैलकुलेशन कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेकिन इसके साथ हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसके साथ किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं हो सकता। क्लियर? तो इसी तरह से कोई भी डिजिट है सिंगल कोट्स में, या कोई सिंबल, हैश, @ %, क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे कोई भी सिंबल को ही अगर हम लोग क्या करते हैं सिंगल कोट्स में डाल देते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, कैरेक्टर लिटरल। और कुछ स्केप सीक्वेंस भी होता है, लेकिन हम लोग उसको आगे देखेंगे। ठीक है, स्केप सीक्वेंस इस तरह का होता है जहां पे तुमको लगेगा कि वहां पे 2 लेटर है और सिंगल कोट्स में डाला हुआ, लेकिन अभी क्या होता है, कंसीडर किस में होता है, कैरेक्टर लिटरल्स में ही कंसीडर होता है, क्योंकि यहां पे इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है जो कि इसको कुछ पावर देता है, तो ये लेटर में काउंट नहीं होता है, ये स्केप सीक्वेंस होता था। ऐसा करके कुछ तुमको स्लैश करके कुछ दिखेगा अलग अलग तरह का, लेकिन उसका अलग टॉपिक है, हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। इस तरह का क्या होता है, कैरेक्टर लिटरल। ये 3 तरह का लिटरल हम लोग देख लिए। चौथा जो है वो है हमारे पास बुलियन लिटरल। क्या है? ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकता है, तो सिर्फ, ठीक है, बुलियन लिटरल्स कंसिस्ट ओनली 2 सिंबल्स, या 2, हाँ सिंबल्स ही बोलते हैं उसको, या 2 वैल्यूज बोल सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर बिना कोट्स का स्मॉल लेटर में, ध्यान देना, बिना कोट्स का स्मॉल लेटर्स में कहीं पे ट्रू लिखा हुआ है या कहीं पे फॉल्स लिखा हुआ है, तो ट्रू या फॉल्स कहीं पे भी डायरेक्टली लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, बुलियन लिटरल। और इसमें ना कोट्स होगा ना कैपिटल में होगा, तो ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन लिटरल में सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। मेन चीज है वो है स्ट्रिंग, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल या पंक्चुएशन जिसको बोलते हैं, लेकिन ये होना चाहिए इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मतलब क्या हो गया, एक लेटर से ज्यादा कोई भी चीज, जैसे तुम्हारा नाम, तुम्हारा जेंडर, तुम्हारा फादर्स नेम, तुम्हारा मदर्स नेम, इसमें क्या एक से ज्यादा लेटर होगा ना। तो कहीं पे अगर मान लो लिखा हुआ है अमित कुमार, लेकिन स्ट्रिंग जब भी होगा किसके अंदर होगा, जैसे कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में होता है, ये हमेशा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जब भी होगा वो डबल कोट्स में होगा। किसी का एड्रेस दिल्ली इंडिया, ठीक है, किसी का फादर्स नेम महेश प्रसाद, किसी का जेंडर, समझ में आ रहा है, ये सारा क्या है, किसी प्रोडक्ट का नाम, किसी प्रोडक्ट का नाम। तो कोई भी ऐसा चीज जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर से इनक्लोज विद इन डबल कोट्स, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग। या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड डिजिट भी हो सकता है, जैसे बहुत लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह का होता है R001, ये क्या हो गया, इसमें लेटर भी है डिजिट भी है। किसी का पैन नंबर है, GST नंबर है, इसमें क्या देख रहे हो तुम, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, ये लेटर्स है डिजिट्स है, वो हो सकता है। या कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट एंड पंक्चुएशन भी हो सकता है, +91 92 72 कुछ भी, ये क्या है, किसी का फोन नंबर है, इसमें क्या देख रहे हो, प्लस आ गया। या बहुत जगह तुमको ऐसा भी देखने को मिलता है 91 डैश, तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो गया, डिजिट्स एंड पंक्चुएशन। या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर डिजिट एंड पंक्चुएशन तीनों हो सकता है। किसी का ईमेल आईडी अमित
2022 या 2002@gmail.com। इसमें देखो क्या हो रहा है, लेटर्स भी आ रहा है, डिजिट्स भी आ रहा है, पंक्चुएशंस मतलब सिंबल भी आ रहा है। तो सीधा सीधा अगर बात बोले ना, अगर समझाने के लिए, तो कीबोर्ड से कुछ टाइप कर दो और डबल कोट्स के अंदर डाल दो, क्या बन जाता है, स्ट्रिंग। तो ऐसा कोई भी डेटा जिसके साथ कैलकुलेशन नहीं करना, जैसे मालूम ऐसे कर दिए और जो मन में आ रहा है सिंबल तिंबल जो मन में आया डाल के डबल कोट्स में डाल, ये क्या बन गया, स्ट्रिंग। तो कोई आपका फादर्स नेम का भी स्टोर करना, मदर्स नेम, जेंडर, प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, ऐसा कुछ भी जिसके साथ आपको कैलकुलेशन नहीं करना, उसमें लगता है लेटर भी आ सकता है, सिंबल भी आ सकता है, पंक्चुएशन भी आ सकता है, तो उसको हम लोग क्या बना देते हैं, स्ट्रिंग। ये हमारा स्ट्रिंग भी हो गया। रहा बात नल लिटरल। नल लिटरल में जैसे बुलियन में एक ही वैल्यू होता है, इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है, कहीं कहीं स्टोर होता है, जैसे जितना भी रेफरेंस टाइप डेटा टाइप होता है उसमें इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे वहां ट्रू फॉल्स होता है, इसमें एक ही वैल्यू होता है। नल लिटरल्स कंसिस्ट ओनली वन वैल्यू दैट इज नल। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकता है जो कौन सा होता है, नल होता है, ठीक है। तो अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी जहां डायरेक्टली डेटा लिखा हुआ है, जैसे यहां पे ये लिटरल है, कौन सा लिटरल है, इंटीजर, ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है ना, ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल, ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है ना, ये क्या है, क्लियर। डेटा देख के समझ में आएगा क्या डेटा है, ऐसे कैसे मान ले क्लियर, आसान थोड़ी है, बताइए ये कौन सा लिटरल है, हो गए कंफ्यूज, फट से बोले बुलियन, लेकिन ध्यान नहीं दिया इसमें लिखा हुआ है डबल कोट्स में, बोले तो कुछ भी लिख के डबल कोट्स में डाल दो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग। इसीलिए हम बोले ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट, वेरी गुड। ये क्या है, ये क्या है, बुलियन, ठीक है। ये क्या है, कैरेक्टर, ठीक है। ये क्या है, इंटीजर, ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट, ये क्या है, ये क्या है, ये इनवैलिड लिटरल है, ये लिटरल है ही नहीं, ये इनवैलिड लिटरल है। पूछो क्यों, क्योंकि डबल कोट्स में नहीं इसलिए स्ट्रिंग नहीं हो सकता है, और टी स्मॉल नहीं इसलिए बुलियन नहीं हो सकता है। ये क्या हो गया हमारा, इनवैलिड लिटरल हो गया, ये लिटरल हो ही नहीं सकता, यहां एरर आ जाएगा। इस तरह का लिटरल लिखोगे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। कहीं पे अगर डायरेक्टली ऐसा लिखा हुआ +9192 कुछ भी, ये इनवैलिड लिटरल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डबल कोट्स में है ही नहीं। कहीं पे अगर डायरेक्टली ओ लिखा हुआ है ऐसे बिना किसी कोट्स का, ना सिंगल ना डबल, क्या हो जाएगा, इनवैलिड। क्योंकि कैरेक्टर लिटरल क्या होना चाहिए, सिंगल कोट्स में होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है, कुछ लिटरल इनवैलिड भी हो सकता है। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या होगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। देखने में लग रहा है कि वो कैरेक्टर लिटरल है, सिंगल लिटरल है, लेकिन डबल कोट्स में डाल दिया तो क्या हो गया, वो स्ट्रिंग लिटरल हो गया। तो लिटरल समझ में आ गया। तो हमारे पास तीन तरह का चीज, हम लोग तीन टोकन पढ़ लिए कि आपके प्रोग्राम में कीवर्ड्स हो सकता है, जो पहले से बना बनाया वर्ड होता है। आपके प्रोग्राम में क्या हो सकता है, आपके प्रोग्राम में आइडेंटिफायर हो सकता है, जो हम लोग नाम देते हैं अलग अलग पार्ट को। और आपके प्रोग्राम में क्या हो सकता है, आपके प्रोग्राम में लिटरल्स हो सकता है। कोई भी डेटा डायरेक्टली हम प्रोग्राम के अंदर जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। और उसका सारा टाइप भी देखिए कि लिटरल्स कितने तरह का होता है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, बुलियन, स्ट्रिंग और नल। क्लियर, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है ऑपरेटर्स। अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत समय आपको अलग अलग तरह का कैलकुलेशन या कंपैरिजन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन या कंपैरिजन। तो कैलकुलेशन या कंपैरिजन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर की स्पेशल सिंबल होता है। यहां पे देखो गलत हो गया है, एक्चुअली यही होता है जब एक ही नोट्स को आप अलग अलग जगह चिपकाते हैं। हाँ, अब रोज रोज हर चीज के लिए नोट्स अलग, जब सब कॉन्सेप्ट सेम है, इधर से कॉपी करो उधर पेस्ट करो। तो जावा वाला नोट्स इधर चिपकाए हैं तो कहीं कहीं जावा रह गया है। नहीं, सी शार्प बाद में एक जगह चेंज किए हैं और एक जगह चेंज नहीं कर पाए, ध्यान नहीं गया होगा। तो ऑपरेटर्स,
ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल इन सी शार्प यूज्ड टू परफॉर्म सम एक्शन ऑन ऑपरेंड्स लाइक कैलकुलेशन और कंपैरिजन। जावा हो, सी शार्प हो, सी प्लस प्लस, कोई भी लैंग्वेज है, उसके अंदर ऑपरेटर का काम क्या होता है? ऑपरेटर का काम होता है कि वो ऑपरेंड पे, ऑपरेंड किसको बोलता है भी समझाएंगे, कुछ स्पेशल एक्शन लेता है। एक्शन लेने का मतलब क्या हो गया? या तो कैलकुलेशन कर रहा है या तो कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। जैसे पहले यहां पे ऑपरेटर और ये समझो, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, तो यहां पे जो सिंबल है ये क्या कहलाएगा? ऑपरेटर। क्या कहलाएगा? लेकिन ये जिस पे काम कर रहा है, काम किस पे कर रहा है? एक्स और वाई पे, ये क्या कहलाएगा? ऑपरेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑपरेंड। उसी तरह से कहीं पे लिखा हुआ है 5 इंटू 10, तो यहां पे ऑपरेटर कौन हो गया? ये, लेकिन ऑपरेंड कौन हो गया? 5 और 10। तो ऑपरेटर वो सिंबल होता है, और वो सिंबल जिस पे काम करता है वो क्या कहलाता है? ऑपरेंड कहलाता है। कि वो ऑपरेटर किस वैल्यू पे काम कर रहा है, किस वेरिएबल पे काम कर रहा है, वो यहाँ पे क्या कहलाता है? ऑपरेंड। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये क्या होता है? स्पेशल सिंबल होता है जो कैलकुलेशन या कंपैरिजन करता है किस पे? ऑपरेंड पे। अब ऑपरेटर्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है मेजरली, फिर इसका भी सब पार्ट होता है। बात समझ में आया? मेजरली कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी। तो हम लोग ऑपरेटर का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे, ध्यान देना। फिलहाल अभी यहां लिख देते हैं कि यूनरी ऑपरेटर किसको बोलते हैं, फिर यूनरी में कौन कौन आता है, उसका क्या काम है, बाइनरी में कौन कौन आता है, उसका क्या काम है, वो हम लोग आगे देखेंगे। सिर्फ यहां छोटा सा एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स आर टाइप ऑफ ऑपरेटर्स which works on single operand। मतलब इसको काम करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड का जरूरत पड़ता है, या बोल सकते हैं कि एक ही ऑपरेंड पे काम कर सकता है। इसको एक से ज्यादा ऑपरेंड नहीं चाहिए, एक ही डेटा देना होगा, एक ही वेरिएबल देना होगा, वो उसी पे काम करेगा, उससे ज्यादा काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल सिर्फ लिख देते हैं यहां पे, कुछ कॉमन एग्जाम्पल, जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये कुछ ऐसा ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। जैसे अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो, जैसे यहां तो एक्स प्लस वाई लिखे थे ना, वहां लिखना होगा एक्स प्लस प्लस वाई माइनस माइनस, या प्लस प्लस एक्स, या माइनस माइनस वाई। तो यहां पे देखो ये ऐसा ऑपरेटर है जो कितने वैल्यू पे काम कर रहा है? एक ऑपरेंड है ना इसका। तो ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जो एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा मतलब 2 ऑपरेंड पे काम करता है, सिर्फ 2, एक से ज्यादा का मतलब 3 नहीं हो सकता है, 2 ही। आर टाइप ऑफ ऑपरेटर विच वर्क्स ऑन 2 ऑपरेंड्स, जो 2 ऑपरेंड पे काम करता है, 2 ऑपरेंड्स इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। जैसे इसमें आता प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, इक्वल्स टू इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है एंड, और, ठीक है। ये सब कुछ एग्जांपल और भी है, ये सब कुछ एग्जांपल है जो क्या होता है, किसका एग्जांपल है? बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर होता है जो 2 ऑपरेंड पे काम करता है, जैसे एक्स प्लस वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अच्छा समझ रहा, ए इज मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है, आई इक्वल्स टू जे। तो यहां पे देखोगे ये सब ऐसा ऑपरेटर, इसको काम करने के लिए 2 वैल्यू का जरूरत पड़ा, दोनों तरफ 2 ऑपरेंड है ना, एक ऑपरेंड है। तो ऐसा ऑपरेटर जिसको काम करने के लिए 2 वैल्यू का जरूरत पड़ता है, 2 ऑपरेंड का जरूरत पड़ता है, वो किसको क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। तीसरा होता है टर्नरी, a type of operator which works on 3 operands। ऐसा ऑपरेटर जिसको काम करने के लिए कितना ऑपरेंड का जरूरत पड़ता है? 3, उसको क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल इसका एक ही ऑपरेटर है, ठीक है, वो ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? जो होता है क्वेश्चन मार्क और कोलोन, यूज हम लोग बोले अल्लो, ऑटो कंप्लीट में वो चेंज हो जा रहा है। तो ऐसा ऑपरेटर जिसको काम करने के लिए कितना ऑपरेंड चाहिए? 3। ये टर्नरी जो है वो 3 ऑपरेंड पे काम करता है। अभी काम क्या है हम बताए थे, सबका चैप्टर आ गया ऑपरेटर्स का, फिलहाल अभी सिर्फ समझ रही वो होता कैसे है। जैसे यहां हो सकता है ऐसा, ए इज ग्रेटर देन या मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देते हैं, यहाँ पे देते हैं पास, फिर कोलोन,
फिर फेल, इस तरह का चीज। तो यहां देखो क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क और ये यूज हो रहा है। और 3 ऑपरेंड कैसे हुआ, देखो एक ऑपरेंड ये हुआ, दूसरा ऑपरेंड ये हुआ और तीसरा ऑपरेंड ये हुआ। ये 3 ऑपरेंड पे काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। बाकी ऑपरेटर्स के बारे में पूरा चैप्टर हम लोग का है, आगे हम लोग उसको देखेंगे। तो चौथा टाइप का हमारा जो टोकन हो सकता है वो क्या हो सकता है, ऑपरेटर्स। तो अगर इस प्रोग्राम में देखोगे तो यहां पे ऑपरेटर तुमको एक ही दिख रहा है, ये इक्वल्स, क्या दिख रहा है, और कोई ऑपरेटर यहां पे भी हम लोग काम नहीं किए। लास्ट होता है पंक्चुएटर एंड सेपरेटर्स। क्या होता है, जैसे हर लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस को खत्म करने के लिए, पैराग्राफ को खत्म करने के लिए, किसी चीज को, कोई सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए बाकी से सेपरेटर या पंक्चुएटर यूज होता है। यहां पे भी सेपरेटर एंड पंक्चुएटर यूज होता है। दीज आर स्पेशल सिंबल यूज टू सेपरेट द स्टेटमेंट और यूज फॉर स्पेशल पर्पस। एक स्टेटमेंट से, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए या कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। सी शार्प में टोटल 9 सेपरेटर होता है। कितना होता है, 9। कौन कौन सा, पहला है, देखो अब बोलोगे सर यहां तो 9 कहां दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 ही दिख रहा है, लेकिन ध्यान देखोगे ये सब अलग अलग काउंट होता है। ये ओपनिंग करली ब्रैकेट अलग काउंट होगा, क्लोजिंग करली ब्रैकेट अलग काउंट होगा। तो 2 हो गया, फिर 2 4 2 6 8 2 2 4 2 6 7 8 9। ये ओपनिंग करली ब्रैकेट, क्लोजिंग करली ब्रैकेट, ओपनिंग पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट नहीं बोलते प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फुल स्टॉप नहीं, यहां डॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट। और ये क्या होता है, सेमीकोलन, क्या होता है, सेमीकोलन। ठीक है, ये हमारा कुछ पंक्चुएटर एंड सेपरेटर होगा। जैसे अगर इस प्रोग्राम में देखोगे तो यहां पे तुमको सेपरेटर दिख रहा है, यहां पे तुमको दिख रहा है, यहां पे देखो फुल स्टॉप दिख रहा है, आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, पंक्चुएटर एंड सेपरेटर्स हो गया। तो अब देखोगे इस प्रोग्राम में जो भी चीज है, अब हम लोग उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। ये पूरा टोकन पढ़ने के बाद, ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ था, इसमें अगर कीवर्ड के बारे में बात करें, कौन है, यूजिंग, पब्लिक, क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, कीवर्ड खत्म। आइडेंटिफायर कौन कौन सा है, डेमो 1, मेन, नम, कंसोल, राइट लाइन, कंसोल, राइट लाइन, आइडेंटिफायर हो गया। लिटरल कौन कौन सा है, 100, हाई आई एम विकास सिंह, आई एम टीचिंग सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, यहां पे एक सिर्फ यूज हो रहा है, कौन सा, इक्वल्स टू। और सेपरेटर कौन सा है, करली ब्रैकेट्स, ओपनिंग क्लोजिंग, पैरेंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग, सेमीकोलन और डॉट। सब किसमें आ जा रहा है तुम्हारा, सेपरेटर में। तो अब देखो पूरा प्रोग्राम को हम अलग अलग तोड़ पा रहे हैं टोकन्स पढ़ने के बाद में। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मोर लेस इतना ही टोकन होता है। अब कीवर्ड किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, सेपरेटर किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, ऑपरेटर किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। ठीक है, आइडेंटिफायर का रूल किसी में कुछ और होगा, किसी में कुछ और होगा। किसी में मान लो अंडरस्कोर डॉलर दोनों है, किसी में सिर्फ अंडरस्कोर है, डॉलर नहीं है, किसी में हो सकता है डॉलरों ना हो। समझ में आ रहा है? तो ये सिर्फ रूल्स अलग हो सकता है, लेकिन मेनली ये एकदम कोर कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एकदम बिगिनर जो है उसको इसके बारे में नॉलेज होना ही होना चाहिए कि हम जो प्रोग्राम में जो भी चीज लगा रहे हैं, अलग अलग चीज, उसको क्या बोलते हैं। और जब तक उनको पता ही नहीं रहेगा हम क्या लगा रहे हैं, तो फिर उसको कैसे समझ में आएगा वो क्या काम करेगा नहीं करेगा। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, जो हमारा क्या है, टोकन्स। ठीक है, और ये टोकन फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सिर्फ सी शार्प के लिए नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे हर लैंग्वेज के लिए, जो भी लैंग्वेज तुम सीख। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।